नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम एक बार फिर से आपके सामने अपना एक और प्रैक्टिस सेट लेके, जो कि CISF, BSF, HCM एंड ASI के लिए, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी हम अपने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और अभी जो करा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, इस हिसाब से करा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस का भी मौका उसमें मिल जाता है बड़े आसानी से, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले मैं उसमें डाल देता हूँ। बाकी कुछ टाइम के बाद, यानी 2 या 3 दिन के बाद, आपको केवल मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है। जो पिछले कुछ सालों में इन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप कोई लेवल की दिक्कत मत करोगे ये कम है या ज़्यादा है। मैं क्वेश्चन ही वो कराऊंगा जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पास से कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, जैसा कि एग्जाम मांगता है उसी तरीके का हम आपके साथ डिलीवर करेंगे, ठीक है। मोहम्मद साकिब हेलो, अजीत कुमार वंशी राम राम जी, गुड मॉर्निंग अंशु ख्याल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो ये एक मैं बेस अपना भी बना रहा हूँ आपके साथ कि आप कहाँ तक इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। केवल जो सवाल आए हुए होंगे और उसके साथ टाइम लिख रहा होगा कि उस सन में आया है या इस तारीख में ये पेपर आया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग राहुल पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, पार आप ही करोगे, BSF है, CISF है, ये पार आप ही करोगे। हम गाइडेंस करेंगे आपको, बस एक मार्ग दिखाएंगे, ठीक है। तरीके बताएंगे किस तरीके से करना है, वो तरीका अप्लाई आपको लाइफ में अपने आप करना होगा, ठीक है। उस चीज के लिए RWA टीम आपके साथ पूरी तरह से है, खड़ी हुई है। ठीक है भाई, 4-5 मिनट हो गए हैं, आप लोग सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे बहुत बेहतरीन, जिनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक दिन के बाद पिछले साल का कौन से सन में ये पेपर आया, क्वेश्चन आया हुआ है, उसके साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट के आधार पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट को हम क्लियर कर लेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है जी। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ सर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका ना खराब करते हुए, ज़्यादा टाइम आपका ना खर्च करते हुए, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, और ये जब तक आप समझ नहीं जाओगे हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता होगा समझ नहीं जाते हैं जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हो आप तो आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, हम भी अपना टाइम लगा रहे हैं, आप अपना डाटा भी फूक रहे हो, मोबाइल का डाटा, तो उसका यूटिलाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन है, अब इसको इंग्लिश में मान लो, हिंदी में मान लो, तो मैथ में ही है कि अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, और ऐसे ही चल रहा है इन्फिनिटी टाइम, यानी कि अनंत बार तक ऐसे ही आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ये चीज़ आंसर आना शुरू हो गया है कि इसका आंसर सीधा सीधा क्या होता है, ऐसे सवालों का आंसर जो संख्या दे रखी है वो ही इन सवालों का आंसर होगी, अगर ये इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है। इन्फिनिटी यानी अनंत बार तक ये जा रहा है, ठीक है। अगर ये कहीं बीच में ही रुक जाता है तो इसका आंसर 7 नहीं होगा। अगर ये अनंत बार यानी ये लगातार आता ही रहे, आता रहे, ठीक है। तो जैसे भी है, अब आपको दिख रहा है 7 अनंत बार आ रहा है, यानी इस सवाल का आंसर 7 ही होगा, इस सवाल का आंसर भी 7 ही होगा, ठीक है। महाराष्ट्र से हैं सोहेल पठान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजगार विद अंकित पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करा इसमें। देखिए, अगर ये अनंत तक जा रहा है, अगर इसमें 7 की बजाय 8 होता तो आंसर 8 होता। ध्यान रखना है बस, ये जाना चाहिए इन्फिनिटी टाइम, बीच में कहीं रुकेगा तो वो कुछ और तरीके से होगा। जैसे ये है, इसमें अब इसमें क्या आंसर होगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए ये अनंत तक नहीं जा रहा, ये इन्फिनिटी टाइम तक नहीं जा रहा, असंख्य संख्याओं तक नहीं जा रहा, ये कितने यहां आके रुक गया, ये बिल्कुल फुल स्टॉप इसमें हो गया यहां आके, ठीक है। अब ये फुल स्टॉप हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अगर हम देखते हैं
काजल भाटी, रोम रोम जी। तो ये √7 √7 √7 कहाँ तक आया? देखिए 5 बार आया, 1 2 3 4 5। तो आंसर जो आएगा वो 7 बेस में आएगा, जैसे कि आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, बेस में आएगा 7, ठीक है। और इसके बटे में आएगा, ऊपर नीचे आएगा 2 की पावर, और ऊपर कुछ आएगा 2 की पावर जो भी होगी -1। अब 2 की पावर कितनी होगी वो यहां से पता चलेगा। देखिए 2 - 1 बटे 2 नहीं होगा, 2 की कुछ पावर होगी। कितनी पावर होगी? देखिए ये कितनी बार है, ये मानो 2 है, यहाँ ये भी 2 होता है, 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 तो इनके आपस में गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये 2 की पावर मतलब 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, और ऊपर आएगा 2 की पावर 5 -1, 7 की घात 2 की घात 5 -1 और बटे 2 की घात 5, यानी 7 की घात आ जाएगा भाई। 2 की घात 5 होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये हो जाएगा 32 -1 और बटे में 32, यानी कि आंसर हमारा आएगा 7 की पावर 31 बटे 32। 7 की पावर 31 बटे 32, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सवाल कर रहे हैं और दूसरा नंबर सवाल है। तो ये सवाल का जो टाइप है कई बार एग्जाम्स में आता है, और सभी एग्जाम्स में आता है जिनमें मैथ आता है लगभग। तो इसके मैंने 3-4 सवाल डाले एक साथ, 3-4 सवाल एक साथ डाल दिए कि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं क्या होगा। देखिए ये अनंत बार तक नहीं जा रहा, ये अनंत बार तक तो जा नहीं रहा। कि अगर ये अनंत बार तक जा रहा होता पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसका आंसर 7 ही आ जाता। ये यहां आके रुक गया। देखिए √, कितनी बार है, तो इसका आंसर क्या होता है? 7 की पावर, जो भी यहां है 7 की पावर कितनी आएगी? देखिए √, कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 7 की पावर देखिए 5 बार √, है तो बटे में ऐसे करके लिखना है, 2 की घात 5 -1 बटे 2 की घात 5, यानी जितनी बार √, है वो 2 की घात में चढ़ जाएगा। तो 2 की घात 5 होता है 32 भाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32। 2 की घात 5 करेंगे तो 32 में से 1 घटा के ऊपर लिख देना 31 और नीचे 32। 7 की पावर 31 बटे 32, सीधा सीधा, ठीक है। 7 की पावर 31 बटे 32, ठीक है। करते हैं भाई अगले सवाल को। समझ में आएंगी चीजें तभी आगे बढ़ेंगे। ये इस टाइप में लगभग 3 या 4 टाइप हैं अपने आप में √, वाले जो हैं, ठीक है। एक बच्चा कल कह भी रहा था कि सर्ट्स, इंडिसेस और √, ये सारी चीजें, क्यूब रूट, ये सारी चीजें लेके चलना है। तो इनको हम लेके चल रहे हैं। घात, घातांक करणी, उससे है ये, ठीक है। ये सवाल अब आ गया। अब ये फिर अनंत तक जा रहा है। देखिए पहले अनंत तक जा रहा था, क्या इसका आंसर हम 20 कर सकते हैं? बिल्कुल इसका आंसर 20 नहीं कर सकते। अगर मैं पिछले से पिछले सवाल की बात करूं जो अनंत तक जा रहा था, तो इसमें यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये बीच में अपने आप में गुणा का चिन्ह है। सीधी सी बात, चिन्ह कोई नहीं है तो उसका मतलब है गुणा का चिन्ह है। लेकिन इसमें एक चिन्ह आ गया, क्या? प्लस का। और प्लस का चिन्ह आ गया और ये अनंत तक जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है। जो भी संख्या दे रखी है, एक फॉर्मूला भी है, वो मैं बता दूंगा आपको। एक जो संख्या दे रखी है उस संख्या को 2 लगातार संख्याओं से तोड़ो, यानी उस संख्या की जगह कोई 2 लगातार संख्या है जिनकी गुणा ये संख्या आएगी। तो आपको दिख रहा होगा एक संख्या तो 4 है और एक संख्या 5 है, यानी 2 ऐसी लगातार संख्याएं, 2 ऐसी लगातार संख्याएं देखो जो गुणा करके ये बना दें, जो गुणा करके ये बना दे। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो ही संख्या आंसर होगी। अगर इसमें भी ये प्लस नहीं होता तो आंसर 20 ही आ जाता, ठीक है। इसमें भी अगर ये प्लस नहीं होता तो आंसर इसका भी 20 आता। लेकिन अगर प्लस या माइनस है तब क्या करोगे? अनंत बार तक जा रही हैं चीजें, अनंत बार यानी असंख्य, इन्फिनिटी टाइम तक जा रही। तो क्या करना है, जो संख्या दी हुई है उसकी 2 ऐसे टुकड़े करने जो लगातार हो और गुणा करके वो संख्या बना दे वापस। तो मैंने देखे 2 ऐसे टुकड़े 4 और 5 है। 4 और 5 लगातार भी हैं, 4 के तुरंत बाद 5, तो 4 5 लगातार भी और इनकी गुणा भी 20 आती है। तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, यानी इस सवाल का आंसर होगा 5 अगर प्लस का चिन्ह। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर होती है। प्लस का चिन्ह होने पे बड़ी वाली संख्या,
बिल्कुल बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए कर सकते हैं आप क्लास। देखिए मैंने आपको बताया कि आप मैथ जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी एग्जाम में मैथ आता है उसके लिए आप क्लास कर सकते हो, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, बस लेवल ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ लेवल सही है, मॉडरेट है, ना ईजी है ना लो है। ठीक है, मतलब ना इजी है ना हार्ड है, बस मॉडरेट है। तो ये तो आप किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं, मैथ की अगर तैयारी करनी है। ठीक है, आर्मी लवर क्या करना था, इस तरीके के सवाल हैं ये। और इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं, जब प्लस का या माइनस का चिन्ह हो, ध्यान रखना अगर चिन्ह गुणा का है तो गुणा के चिन्ह में तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें तो सेम ही डिजिट आंसर होते हैं। जैसे 20 लिख रहा है तो 20 ही आंसर है। लेकिन अगर वो गुणा का चिन्ह ना देके आपको या तो प्लस का या माइनस का चिन्ह दे दे, तो जो संख्या दे रखी है उसके दो ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं या दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो लगातार भी हो और गुणा करके संख्या ये वाली बना दे। तो 20 थी, लगातार है, 4 और 5 संख्या इनकी गुणा भी 20 आ रही है। दो ऐसी संख्या जो लगातार है, तो एक 4 हो गई और एक 5 हो गई। ठीक है, तो 4 और 5, 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या आंसर होगी कब, जब यहां चिन्ह प्लस का दे रखा हो। छोटी संख्या आंसर होगी जब चिन्ह माइनस का दे रखा हो। ठीक है, अब ये सवाल फिर आ गया, सबसे फर्स्ट सवाल था ये, इसका आंसर फटाफट से बता दो, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। जो पहला सवाल था सेम यही है जो पहला वाला था, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए बीच में कोई गुणा का चिन्ह दिखाई नहीं देता है, लेकिन ना तो इसमें प्लस का चिन्ह लग रहा ना ही माइनस का चिन्ह लग रहा, तो इसको 81 लिखूं या 9 लिखूं, सबसे बड़ी बात इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 81 लिख दें आंसर या 9 लिख दें। देखिए 81 पूरा लिखना पड़ेगा, अंडर रूट से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 81, यानी इस सवाल का आंसर 81। ठीक है, क्या करना है, जब प्लस या माइनस का चिन्ह हो तब तो उसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो लगातार हो। ठीक है, दो ऐसी संख्या जो लगातार हो गुणा करके आए, लेकिन जब प्लस माइनस है ही नहीं और ये इन्फिनिटी तक जा रही है चीजें, तो क्या होगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर वो संख्या सेम ही होगी। ठीक है, वो संख्या सेम, तो इस सवाल का आंसर हमारा 81 ही हो जाएगा बच्चे। अगला सवाल बिल्कुल दूसरे वाले सवाल की तरह है, बिल्कुल दूसरे वाले। तो यहां से ये चीज अगर मैं बताऊं, क्या ये अनंत बार तक जा रहा है, क्या ये अनंत बार तक जा रहा है चीजें, अनंत तक ये चीजें नहीं जा रही हैं बिल्कुल भी। कहां तक जा रही है, देखिए दो, एक बार अंडर रूट, 2 बार और 3 बार, फिक्स है 3 बार है, बस फिक्स दे रखा है 3 बार है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 1 2 3, केवल 3 बार अंडर रूट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9, और 9 की पावर क्या आएगा, 2 की घात 3 माइनस 1 और बटे 2 की घात 3। सवाल नंबर 2 में आपको मैंने बताया था, जब ये फिक्स हो, अगर ये ऐसे ही करते करते अंडर रूट मतलब इन्फिनिटी तक जाता तो आंसर 9 ही आ जाता, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, केवल 3 बार आया है, और जितनी बार आया है वो 2 की पावर बटे में आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो 9 और 9 की पावर होगा क्या, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 और बटे में 9। ठीक है, 8, तो आंसर आ गया 9 की पावर 7 बटे 8। इस सवाल का आंसर आ गया 9 की पावर 7 बटे 8, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ रहा है, सचिन कबड्डी अलीगढ़, बिल्कुल सी सही है आपका आंसर कि सी आ रहा है। ठीक है, क्या करना था, केवल और केवल ये देखना है कि अंडर रूट जो है कितनी बार आ रहा है। अगर इन्फिनिटी टाइम आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, सेम संख्या आंसर, लेकिन अगर कुछ फिक्स टाइम आ रहा है 1 2 3 4 6 बार, तो इसमें हम 2 की पावर कर देंगे क्या, जितनी बार आ रहा है बटे में, और बटे के ऊपर करेंगे 1 कम बस। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यानी 8, ऊपर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला सवाल फटाफट से इसका आंसर दो, फिर आगे के सवाल करते हैं। मैं मानता हूं ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। सत्यम चौहान जी बिल्कुल इस सवाल का आंसर फटाफट से दीजिए। इस सवाल का आंसर बहुत जल्दी, मैंने अभी बताया था कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और बीच में चिन्ह भी आ रहा है प्लस का। तो ऐसी दो संख्या देख लो जो लगातार हो और गुणा करके 90 बना दें। तो एक तो हो गई 9 और एक हो गई 10। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक हो गई 9 और एक हो गई 10। तो 9 और 10 गुणा करके 90 बना रहा है, गुणा करके 90 बना रहा है, तो इसका मतलब चिन्ह देख लो क्या आ रहा है,
चिन्ह यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या ही आंसर होगी। चिन्ह अगर प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या ही आंसर होगी, और चिन्ह यदि माइनस का है तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगी। चिन्ह यदि प्लस का है तो बड़ी संख्या, और चिन्ह यदि माइनस का है तो छोटी संख्या। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल लेवल हाई होगा, अगले सवालों में चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके डाल देता हूं, ताकि आपको ये टाइप अगर है तो क्लियर हो जाए कम से कम, ठीक है, क्लियर हो जाए। अब इस सवाल का आंसर बताइए फटाफट, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा होगा इस सवाल का आंसर? इस सवाल का भी 10 आ रहा है, पिछले वाले का भी 10 ही आ रहा था। अब इसमें मैंने देखा कि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 110 के लिए दो ऐसी संख्या देखो जो लगातार हो और गुणा करके आ जाए 110। तो 110 के लिए दो संख्या है 10 और 11। दो संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो है 10 और एक है 11, ठीक है। एक तो है 10 और एक है 11, तो जब 10 और 11 हैं तो चिन्ह माइनस का इस बार यहाँ, तो छोटी वाली संख्या इस सवाल का सही आंसर होगी। छोटी वाली संख्या, अगर प्लस का चिन्ह होता तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाती, लेकिन यहाँ चिन्ह है माइनस का, और माइनस के चिन्ह पे इन्फिनिटी टाइम जा रहा है, तो हमारा आंसर छोटी संख्या। ऐसी दो संख्या देख लो जो गुणा करके तो 110 हो, लेकिन लगातार होनी चाहिए, लेकिन लगातार। भाई 55 की 2 में गुणा कर दें तो 55 दूनी 110 हो जाएगा, लेकिन 2 और 55 लगातार नहीं है, इसलिए उसको नहीं ले सकते। 10 और 11 लगातार है, तो 10 11 हो गया हमारा 110 गुणा करके। अगर ये इन्फिनिटी नहीं होगा तो बीच में कहीं रुक जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं होगा तो कहीं बीच में रुक जाएगा, और इनको हम सॉल्व करेंगे। फिर 110 नहीं होगा, यहाँ 121 होगा, तो उसका मान 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो, तो 5 और 11 मिलकर 16 हो जाएंगे, तो 16 अंडर रूट में 4 बनता है। तो वो बहुत छोटे से सवाल होते हैं, उनको करते हैं, ठीक है। अब एक अगला सवाल, जो पिछला टाइप था, उम्मीद है कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये अगला सवाल है, तो पिछले सवाल के टाइप से हमें कोई मतलब नहीं, अब अगला वाला सवाल है, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, बोलते हैं उसको, ऊंचाई। एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एल्टीट्यूड बोलो या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलो, दे रखा है 12 अंडर रूट 3 है। तो आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सवाल का आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, समबाहु त्रिभुज अगर मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या इंग्लिश में बोलें तो एल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 और गुणा भुजा। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा, किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड का, या इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाइट का, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की या तो शीर्ष लंब बोल देते हैं उसको, या उसको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोल देते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ये शीर्ष लंब यानी ऊंचाई दे रखी है 12√3, यही तो मैंने बताया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? 12√3 इसने बताया, बराबर वहां हमें पता है इसका फॉर्मूला अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, ये बचा 12 बराबर भुजा बटे 2, ठीक है। ऊपर भुजा बचा, नीचे बचा 2, तो भुजा का मान आ जाएगा 12 और 2 की गुणा होगी तो 24 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज की अगर मैं भुजा की बात करूं, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको पता चल गया 24 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है आप बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल का भी फिक्स फॉर्मूला अंडर रूट 3/4 और गुणा भुजा की घात 2। इस फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/4 और गुणा भुजा की घात 2। तो रखते हैं भाई अंडर रूट में 3/4 और भुजा की घात 2, भुजा है 24, तो 24 की घात 2 यानी 24 गुणा 24। अब जब इसको आप काटोगे तो 4 से 24 कट जाएगा आपका, 4 से 24 कटेगा 6 बार, तो 24 छिक्के 144 अंडर रूट 3। इस सवाल का आंसर आ गया 144 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर।
144 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना चीजें। केवल क्या पूछा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 12 अंडर रूट 3 है, 12 अंडर रूट 3 शीर्षलंब बोल दो, या इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट बोल दो, या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड बोल दो। आप ये तीनों चीज बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये क्या है, इसका सीधा फॉर्मूला है अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा। सीधा एक फॉर्मूला है कि अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। ठीक है, साइड क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो यहां से हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ये चीज आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 12 अंडर रूट 3, यहां हमने रखा 12 रूट 3, ये अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा, तो भुजा का मान यहां से 24 आ गया। ठीक है, यहां से भुजा का मान आ गया। समबाहु त्रिभुज की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 24 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया इस फॉर्मूले में रखेंगे और उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो फॉर्मूले में रखेंगे, एरिया मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा 144 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं क्लास IB के लिए। अगला एक सवाल देख लीजिए एक बार। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं, द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 4, 5, 6। कोई एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5:6 है। क्या है भुजाओं का अनुपात भाई? 3:4:5:6 है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो चीज ये है कि उस चतुर्भुज का परिमाप और पता है आपको, उस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर और पता है क्या है, 72 सेंटीमीटर। अब सबसे लंबी भुजा कौन सी है, या आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है। दो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे लंबी भुजा, सबसे छोटी भुजा, या ऐसे पूछ सकता है सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा की गुणनफल क्या होगा या योग क्या होगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा इस सवाल में। तो इसको जब आप करोगे तो आप एक बात देखो, मैं आपको बताऊं परिमाप की अगर बात करूं, परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है, पैरामीटर होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी भुजाएं हैं किसी भी आकृति में, उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। यानी अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग, और षटभुज यानी हेक्सागन है तो 6 की 6 भुजाओं का योग। तो यहां से अगर मैं बात करूं, पहली भुजा तो 3 है, दूसरी 4, तीसरी 5, चौथी 6, यानी चारों भुजाओं के मान मान रहे हैं हम इनको। तो कितना हो गया इनका परिमाप? 4। भाई ये मैंने मान लिया भुजाओं के मान है, तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का सम, सम ऑफ ऑल साइड्स है सभी भुजाओं का योग। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 6 ये हो गया 18। भाई जब इसको जोड़ा 3 और 4 7 और 5 12, 12 और 6 ये हो गया 18। क्या आ गया? ये परिमाप निकाल दिया, क्योंकि चारों भुजाओं का योग। लेकिन सवाल कह रहा है परिमाप 18 है ही नहीं, जो भी परिमाप है वहां तक आप इसको लेके जाओ। परिमाप बोल रहा है कि 72 है। परिमाप में सवाल ने बोला है कि इसका परिमाप कितना है? 72। तो हम 72 तक जाएंगे। 18 से 72 तक जाना है तो 4 की गुणा करनी होगी, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो आप इनमें देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? भाई यही सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी भुजा होगी। और जब आपको सबसे बड़ी भुजा चाहिए तो 4 की गुणाई तो करनी पड़ेगी। 6 चौक 24, सबसे बड़ी भुजा हो गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा 24 सेंटीमीटर। सबसे छोटी पूछता तो मुझे दिख रहा है ये वाली है 3, तो इसमें 4 की गुणा कर देते 12। ठीक है, अब आपसे पूछता कि छोटी और बड़ी संख्याओं का योग बताओ, तो 12 और 24 ये 36 हो जाता आंसर। तो जो वो पूछता उसका जवाब हम आसानी से देते। ठीक है, उसका जवाब हम आसानी से दे देते। क्या दे रखा था? 4 भुजाएं अनुपात में, हमने मानी ये भुजाओं के मान, इनको जोड़ दिया तो परिमाप आ गया। परिमाप हमारा 18 है लेकिन सवाल 72 कह रहा था, तो सवाल के हिसाब से सेटिस्फाई करा दो। 72 को 18 तक ले जाने के लिए 4 की गुणा करनी पड़ी, तो इनमें भी आप 4 की गुणा कर देना जो पूछे उसके लिए। सबसे बड़ी पूछी थी, सबसे बड़ी है 6, 6 में 4 की गुणा ये हो गया 24। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक चतुर्भुज की भुजा, बिल्कुल यही सवाल सेम है। ठीक है, तो इसको तो मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट में, ये होमवर्क में आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस सवाल को आप होमवर्क में कर सकते हैं। इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हैं जाके। क्या आंसर होगा? एक चतुर्भुज की भुजा है 2, 4, 6, 5 और 7, परिमाप 90। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बतानी है, ऑप्शन ये दे रखे हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप आसानी से दें।
चलें भी अगला। अगला सवाल है, यदि m और n का अनुपात दिया गया है, m और n इनका अनुपात आपको दे रखा है, कुछ अनुपात है इनका 3 और 2, तो आगे जो पूछा गया है वो चीज़ है 4m प्लस 5n, और उसका अनुपात बताना है 4m माइनस के 5n के साथ। ठीक है, 35 होगा बिल्कुल, ये आपका होमवर्क था, तो इसमें आपका आंसर आ रहा है सही है। तो इसमें अब अजय कुंतल जी आपका आंसर आ रहा है 11:1। सवाल को देख लेते हैं भाई फटाफट से। खुशी सिंह 35 आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं है, उससे पिछले वाला कर दिया, तो वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप करके आंसर दे सकते हैं। उसका आंसर 35 सभी का आ रहा है, तो आप देखिएगा आपका 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस सवाल में और एक बार देख लेते हैं क्या होगा। इस सवाल में और एक बार देख लेते हैं भाई क्या होगा कि m और n का अनुपात 3:2 है। m और n का अनुपात है 3:2, तो m का मान 3 और n का मान 2 ऐसा दिया हुआ है। अब पूछ जो रहा है वो चीजें हैं इसमें रख दो आप। पूछ रहा है 4m प्लस 5n और अनुपात में 4m माइनस 5n। ठीक है, इसका मान ये पूछ रहा है, तो जो जो ये दे रखा है वो आप रख दीजिए। m का मान 3 रख दो, n का मान 2 रख दो। तो यहाँ m का मान जब आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, प्लस n का मान 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, अनुपात m का मान 3 तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12, और माइनस 5 ये रखोगे 2 तो 10। अब इसको जोड़ो, 12 10 22, अनुपात 12 में से 10 गया 2, तो 22:2 आया। लेकिन अनुपात कब एक सेटिस्फाई अनुपात होता है, यानी कि कब एक सटीक अनुपात होगा, जब उसमें कुछ कॉमन आप ले ही नहीं सकते। अनुपात में 2 को प्राइम नंबर्स आते हैं जो बिल्कुल सहभाज्य, वो कटते नहीं है अपने आप के अलावा किसी से, मतलब ठीक है, अपने आप से मतलब आपस में एक दूसरे से कटते नहीं को प्राइम नंबर। तो ये तो कट रहे हैं भाई, 2 से 11 बार कट गया ये, और ये कट गया 2 एकम 2 बार। तो इस सवाल का आंसर अगर हम देखें तो ये आ गया 11:1। इस सवाल का आंसर आ गया 11:1। ठीक है, सवाल का आंसर हो गया 11:1। करते हैं भाई अगला। कुछ इस तरीके से एक और सवाल है आपके लिए, कुछ इस तरीके से एक सवाल और है, और उसको भी फटाफट से कर देते हैं। ठीक, आगे से जो प्रैक्टिस सेट होंगे 2-3 दिन के बाद, उसमें आपको पिछले प्रीवियस ईयर में किस साल में यानी किस सन में क्वेश्चन आया है पेपर में, वो भी मेंशन मैं करवा दूंगा कि ये इस सन में, इस मतलब साल में पेपर में आया हुआ है। तो उससे थोड़ी सी चीज़ें आपको भी क्लियर होंगी कि इस तरीके के सवाल क्लियर आते हैं, किस तरीके के सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, किस तरीके के सवाल आते हैं और किस तरीके के नहीं आते हैं। भाई प्रैक्टिस करो, जिनका मैथ वीक है, केवल और केवल प्रैक्टिस एक चीज़ है। अभी आपको समझाने के लिए ये चीज़ें हैं। इजी टू मॉडरेट ये लेवल है, और ये जो एग्ज़ाम आप दोगे इजी टू मॉडरेट के लेवल पे ही होगा। ठीक है, वर्तमान में अगर आप ये सिनेरियो देख रहे हो तो CHSL का पेपर भी हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ। CGL का पेपर भी आ रहा है, और CGL का पिछला पेपर भी हुआ है, उसमें भी अगर आप देख रहे हो तो वो चीज़ें ज़्यादा हार्ड जा नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि BSF और SCM का, BSF के या ASI का या CISF के लिए हमारा जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहता है, तो उसी के आधार पे हम सवाल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल फिर से आ गया हमारे बीच, x:y। x:y दिया हुआ है बच्चे 5:2, यानी x का मान 5 और y का मान 2 दे रखा है। ये चीज आप मान के चलो। ठीक है, ये चीज मान के चलो। तो आपसे जो पूछा है, पूछा 8x प्लस 9y अनुपात 8x और प्लस 2y। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो जब हम इसको करेंगे, देखिए x का मान ये 5 दे रखा है, तो यहाँ अगर मैं 5 की गुणा करूँ 8 के साथ तो ये 40, प्लस y का मान है 2 तो 9 दूनी 18, अनुपात 8 के साथ x, तो x का मान तो 5 है, 8 पंजे 40, और प्लस 2 के साथ 2 है तो 2 दूनी 4, तो 40 और 18 58, अनुपात 40 और 4 44। तो ये अनुपात आ जाता 58:44, लेकिन कब आता, जब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता। लेकिन ये तो दोनों ही दिख रहे हैं, 2 से कट जाएंगे, तो पहले 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18,
और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 29:22। अब किसी और संख्या से कट नहीं रहे, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सभी का, 29:22 इसका आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आंसर की होंगी वो भी सब सॉल्व होंगी, आप परेशान न हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है, फटाफट से इसका आंसर देखिए। देखिए अभी जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें एक सवाल के बाद 2 या 1 सवाल उसको समझाने के लिए भी डालते हैं। ठीक है, तो आपके अगर 20 हो रहे हैं तो उसमें आप सोचिए टाइप 10 ही कंप्लीट होते हैं आराम से, लेकिन 10 टाइप आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य प्रॉपर होता है कि 10 टाइप जो है वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, रोज की 10 टाइप 5 टाइप करोगे, 20 दिन में अगर आपने 100 सवा 100 टाइप क्लियर कर लिए तो कोई भी घाटा उसमें नहीं है आपको। ठीक है, 10 दिन में अगर आप 50-100 टाइप क्लियर करते हैं अपनी, तो उसमें घाटा कुछ नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। 400 लीटर के एक कैंटर में रिसाव के कारण देयर वॉज अ लॉस ऑफ 8% ड्यू टू लीकेज इन ए कंटेनर ऑफ 400 लीटर्स। ठीक है, 400 लीटर का एक कंटेनर था, उसमें रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। अब कह रहा है कंटेनर में तेल कितना बचा हुआ है, कंटेनर में तेल कितना बचा हुआ है। ठीक है, कंटेनर में तेल कितना बच रहा है। तो आप एक बात बस इतना देख लीजिए, पीयूष सिंह रुकिए, बाद में करेंगे कांटेक्ट की बात, पहले ये देख लीजिए 400 लीटर का तेल का एक कंटेनर है, उसमें रिसाव के कारण 8% गया। अब एक बात ये देख लीजिए, जो गया सो गया। अब हमको केवल इतना पूछना है कि अब कितना बचा हुआ है। तो आप क्लियर देखिए, 100% था अपने आप में, उसमें से 8% रिसाव के कारण खत्म हो गया। 8% रिसाव के कारण खत्म हो गया। जब खत्म हो गया 8%, तो उसका हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल जो बचा हुआ है वो बताना है। बचा हुआ अब भी 100 में से 8 ही तो गया है, बचा हुआ है 92%। ठीक है, तो 92% बचा है। कितना था टोटल? 400 लीटर, उसमें से अभी 92% बचा हुआ है। 400 का 8 लीटर तो रिसाव के कारण खत्म हो गया, 400 का 8 लीटर मतलब 8% तो खत्म, लेकिन बचा हुआ कितना है? अभी बच रहा है 400 का 92% बचा हुआ है। ये है बचा हुआ, क्या है? 400 का 92%। अब यही पूछा है कि कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ है बचे 400 का 92%। तो 400 और का मतलब गुणा, और 92 और परसेंट हटाओगे तो बटे में जाएगा 100। तो अब आप यहाँ 400 और 100 है तो 2 जीरो ये काट सकते हो आपस में। ठीक है, बाद में जब 2 जीरो होती है तो वो आपस में कट जाती हैं। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 4 गुणा 92, तो इसकी गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, यानी 368 लीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 368 लीटर। ठीक है, इस सवाल का आंसर 368 लीटर। तो इस सवाल का आंसर हमारा 368 लीटर हो जाएगा। ठीक है, करें भी अगला सवाल। जो बचा हुआ था केवल वो निकाल दिया। अगर ये पूछता 8% का नुकसान हुआ तो नुकसान कितने का हुआ, तो 400 का 8% हम निकाल देते। ठीक है, 400 का 8% निकालते तो नुकसान बता देते हम इतना हुआ, लेकिन अब इतना बचा हुआ है वही उसने पूछा है। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? लेंथ ऑफ ए चॉर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप एक बार सवाल देखिए, कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा है जिसको हम चॉर्ड बोलते हैं, और उस जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा गया वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास यानी सर्कल का डायमीटर क्या होगा? ठीक है, उसमें बताना है अब इसका व्यास क्या होगा या डायमीटर क्या होगा। वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसको एक बार बना लेते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से रहा होगा। एक वृत्त है और वृत्त का कोई केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र होता है हमेशा, मानो ये केंद्र है वृत्त का।
ठीक है, हमने मान लिया वृत्त का केंद्र है, इसके इस वृत्त पे कोई जीवा खिंची हुई है जिसको हम बोलते हैं चौड़। तो मान लो ये जीवा खिंची हुई है यहां से यहां तक, ठीक है, एक जीवा खिंची हुई है, मान लिया इसका नाम है ए और बी। तो ये कह रहा है जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है भाई, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है। अब कह रहा है वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है, तो वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है। अब जैसे जैसे सवाल ने बोला है वो हमने यहाँ निकाल लिया। क्या बोला गया है कि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है और उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से चीजें आपको बतानी है कि इसका अब त्रिज्या पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ सर्कल या डायमीटर ऑफ सर्कल, ये दोनों चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये केंद्र से अगर हम परिधि को मिला दे तो ये हो गई आर त्रिज्या, ठीक है। और अगर बात करें व्यास की, जो वृत्त का व्यास पूछा है तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना यानी 2 गुणा आर। तो ये हमसे पूछा गया है, तो ये एक सर्कल की एक आइडेंटिटी है या आप बोल रहे एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि जब केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो बिल्कुल बीचों बीच जाके काटती है, यानी कि यहां जो काटेगी ये वाली चीज ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। बीचों बीच काटती है, लंबवत होती है यानी 90 डिग्री के कोण पे होती है और बीचों बीच काटती है। केंद्र से जो जीवा को हम दूरी मिलाते हैं यानी जो सबसे नजदीक दूरी होती है जो बिल्कुल सीधी जाएगी, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हम एक चीज देख रहे हैं, केवल एक ये चीज है, ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये 12 सेंटीमीटर है ये वाली भुजा, ये 5 है। अब आपको आर निकालना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज भी बन गया और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। और एक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट क्या होती है? ट्रिपलेट वैसी 3 संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या का वर्ग बाकी 2 के वर्ग के योग के बराबर है, ठीक है। जिनमें एक संख्या का वर्ग ठीक है। ये शेख साहब CISF का पेपर कब तक हो? देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं हो जाती तब तक आप केवल अपनी तैयारी पे फोकस करो, और आपकी तैयारी पूरी है तो आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। ऑफिशियल नहीं हो जाती, माना मैं अब आपसे बोल दूं कि 2 महीने बाद होगा, बाई चांस वो 1 महीने के बाद ही हो जाए तो आप हमारी तरफ हमें मतलब गाली दोगे कि आपने तो 2 महीने बोला था। या मैं बोलूं कि 2 हफ्ते बाद होगा और वो हो जाए 2 महीने के बाद कोई पेपर। तो कोई भी पेपर की ऑफिशियल जब तक डेट अनाउंस नहीं होती तो जितना वो आपको पता होता उतना ही हमें पता होता है कि जब तक ऑफिशियल ही नहीं आता, ठीक है। तो ऑफिशियल आना जरूरी है, तभी उसके बारे में कोई सटीक हम जानकारी आपको दे पाते हैं, ठीक है। तो आप अगर तैयारी आपकी पूरी है तो प्रैक्टिस सेट लगाओ दबा के, और तैयारी पूरी नहीं है, जो चीज आपकी कमजोर है ना उस चीज को केवल और केवल आप अपनी मजबूत करने में लग जाओ, ठीक है। बार बार आप पूछ रहे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले ऑफिशियली अनाउंस होने दीजिए कि कब पेपर है, ठीक है। पेपर कब है उसी के आधार पे हम आपको बता पाएंगे, और उसी के आधार पे तैयारी हो या प्रैक्टिस सेट हो वो हम एकदम सटीक आपको करा देंगे। आप परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। सवाल ट्रिपलेट में ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे यहां है, मुझे दिख रही है 5 12 13, ठीक है। 5 12 13 है, तो 5 12 13 ऐसी एक संख्या है जिसमें जो 13 है ना इसका वर्ग करोगे तो बाकी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ट्रिपलेट होती हैं ऐसी संख्याएं, ठीक है। 6 8 और 10, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ दो बनता है 100 यानी कि 10 का वर्ग, 6 8 और 10। तो यहां से मुझे ट्रिपलेट में पता चल रहा है, या पाइथागोरस की प्रमेय हम लगा सकते हैं कि ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये होगा भाई 13, यानी त्रिज्या इस वृत्त की हो जाएगी 13, इस वृत्त की त्रिज्या 13 हो जाएगी, ठीक है। जब त्रिज्या 13 हो जाएगी तो व्यास की मैं बात करूं तो व्यास हो जाएगा 2 गुणा 13, और 13 दूनी आंसर आ जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर। केवल इस सवाल में इतना था कि इसमें आपसे व्यास पूछा था, बाकी चीजें आपको दे रखी थी कि एक वृत्त है, इस जीवा की लंबाई 10 इसलिए दी है कि हमें यहां से 5 मिल जाए, और केंद्र से जीवा की दूरी 12 दे रखी है, तो 12 और 5 तो है ही,
तो जो हाइपोटेनस है या कर्ण है वो 13 होगा। ठीक है, ट्रिपलेट संख्याएं होती हैं, 3 ऐसी संख्याएं हैं ये जिनमें एक बड़ी संख्या का वर्ग बाकी 2 छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उसको हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसमें अगर त्रिज्या पूछता तो आंसर 13 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है व्यास, और जब व्यास पूछ रहा है तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। ठीक है, करते हैं भाई अगला सवाल। बिल्कुल अगला सवाल पिछले सवाल की प्रैक्टिस के लिए है कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, अपने वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की केवल और केवल त्रिज्या बतानी है। वृत्त की केवल और केवल हमें त्रिज्या बतानी है। ठीक है, ट्रिपलेट संख्याएं होती हैं, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस की प्रमेय को फॉलो करती है ट्रिपलेट संख्या। तो इसमें क्या है, जैसे 5 का वर्ग है 25 होता है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 भी 25 होता है। ट्रिपलेट वे संख्याएं हैं जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग बाकी 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इनका कितना ही मल्टीपल आप कर दो, यानी 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 2 8, 5 गुणा 2 10, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। ये सारी संख्या ट्रिपलेट फॉलो करती हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं ट्रिपलेट फॉलो करती हैं। जब ट्रिपलेट फॉलो कर रही हैं तो इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। इस सवाल को भी एक बार कर लेते हैं भाई। सवाल इस तरीके से है, कोई वृत्त है और उसमें 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है। कोई वृत्त है और उसमें ये जीवा मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये जीवा हमने मान लिया ए और बी है 8 सेंटीमीटर की। ये मान लो वृत्त का सर्कल है। ठीक है, केंद्र, वृत्त का केंद्र है, सेंटर बोलते हैं इसको, और केंद्र से 3 सेंटीमीटर की ये दूरी पर है। तो ये जो दूरी है 90 डिग्री के कोण पे जाएगी और ये दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब आपसे केवल इसकी त्रिज्या पूछिए, यानी कि ये केंद्र से जब परिधि को हम टच करते हैं, केंद्र से परिधि को, तो वो दूरी होती है त्रिज्या। तो आपसे त्रिज्या पूछिए, तो पहली बात तो ये जो 8 है ये वाला हिस्सा रह गया 4, यहां से यहां तक का ये हिस्सा रह गया 4। अब ये 3 ये 4, तो ये हो जाएगा 5। भाई ट्रिपलेट है, पाइथागोरस की प्रमेय अगर बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग मुझे दिख रहा है 3, आधार का वर्ग है 4, यानी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 16 और 9 हो गए 25, तो ये 5 का वर्ग होगा। तो इस सवाल में अगर बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। पिछले में पूछा था व्यास, तो त्रिज्या का दुगुना कर देते हैं व्यास के लिए, लेकिन इसमें त्रिज्या पूछा है। ठीक है, अगला सवाल है ये, 10/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करना हो तो वह कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये सवाल है। 10/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से यदि किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त किया जाए तो वह कितना हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे 10/3 मीटर प्रति सेकंड है, और जब आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाते हो तो 18/d लॉक कर दिया, बिल्कुल 18/5 से हम उसकी गुणा कर देते हैं 18/5 से, यानी कि 10/3 ये मीटर प्रति सेकंड में है, और इसमें अगर आप गुणा कर दो 18/5 से तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका उल्टा करना हो तो इसका उल्टा हम कर देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब इसको काटना चाहो काट लो, 5 से कटेगा 10, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा 6, 3 छिंग 18, तो ये बचा भाई 2 और 6, तो 2 छिक्के 12, ये बचा 2 और 6, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा बोलो या 10/3 मीटर प्रति सेकंड बोलो, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। या तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिया जाए या 10/3 मीटर प्रति सेकंड बोल दें, ये दोनों बिल्कुल ही बराबर होंगे आपस में। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ही बराबर होंगे आपस में। तो अगला सवाल देख लेते हैं भाई। यह 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं
जो समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, जो समानांतर पटरियों पर यानी पैरेलल ट्रैक्स हैं उन पे एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं, उनमें एक की गति 45 है, एक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है उनको एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लग जाएगा, उनको कितना टाइम लग जाएगा। देखिए ये 20 क्वेश्चन है, ये 20 आउट ऑफ 20 आप कर दो। उसके बाद मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि अब के बाद जो पेपर होंगे, या आपको मैं एक दो पेपर और प्रैक्टिस सेट कराता हूं जिसमें आपका कुछ बेसिक क्लियर होगा, और उसके बाद किस सन में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल कराए जाते हैं। उसके बाद जब 4-6 प्रैक्टिस सेट होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप धैर्य रखिए, सवालों का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, और इजी टू मॉडरेट ही एग्जाम के मतलब आधार पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें सवाल में हम आंसर करेंगे। 2 रेलगाड़ियां हैं, तो 2 रेलगाड़ी, एक 108 मीटर की और एक 112 मीटर लंबी है। तो ये एक दूसरे को पार करेंगी, यानी इनको अपनी दूरी ही पार करनी है और कुछ भी पार नहीं करना, ठीक है। इनको अपनी दूरी ही पार करनी है और कुछ भी पार नहीं करना। सी लॉक करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए सी इसका आंसर बता रहे 8 सेकंड। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए कोई रेलगाड़ी है, ये 108 मीटर लंबी है, और ये रेलगाड़ी है, ये 112 मीटर लंबी है। तो ये तो इधर की तरफ चल रही है और ये इधर की तरफ चल रही है, ठीक है। पहली वाली है, इसकी स्पीड है, अगर मैं बात करूं स्पीड की, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। दोनों तरीके की चीजें मैंने बता दी कि 2 रेलगाड़ी हैं। पहली वाली इधर की तरफ चल रही है स्पीड से, किसकी स्पीड से, 45 की स्पीड से, और दूसरी वाली चल रही है इधर की तरफ। तो दोनों आमने सामने से आ रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पे, ठीक है। एक ही ट्रैक पे नहीं है वरना एक्सीडेंट होगा। दोनों अलग अलग ट्रैक पे, लेकिन आमने सामने से रही हैं। तो एक की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 108 मीटर लंबी है, दूसरी 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 112 मीटर लंबी है। तो सबसे पहले तो कुल दूरी क्या होगी, इनको कुल दूरी केवल अपनी अपनी लंबाइयां ही पार करनी है। तो कुल दूरी मैं लिख लेता हूं यहां, कुल दूरी जो इन्हें पार करनी है 108 मीटर और 112 मीटर। तो ये अगर मैं देखूं तो ये हो गया 220 मीटर, ठीक है। 108 और 112 220 मीटर। और प्रभावी चाल की बात करें, प्रभावी चाल, तो जब आमने सामने से गाड़ियां आती हैं या आमने सामने से चीजें आती हैं तो उनकी चाल हमेशा जुड़ जाती है, यानी चाल उनकी बढ़ जाएगी। तो उनकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो एक ही दिशा में होती तो उनकी चाल आपस में घटा देते हैं, लेकिन ये आमने सामने से आ रही है तो इनकी चाल हम जोड़ेंगे 45 + 54, यानी ये होगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ, जो दूरी हमें पार करानी है वो मीटर में करानी है, जो आंसर यहाँ दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, यानी मीटर प्रति सेकंड में आ जाना है हमको। लेकिन ये जो समय, ये जो दे रखा है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 99 को अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। अब इसको काट लेंगे जहां तक कटता हो और उसके बाद आगे लिखेंगे। तो 9 से ये 11 बार कटेगा, 9 से ये 2 बार, यानी कि इन दोनों की प्रभावी स्पीड हो गई 55/2 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको केवल समय के फॉर्मूले में रख दो। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। तो दूरी आपने यहां से उठाई 220 मीटर है, और चाल आपने उठाई 55/2 है। तो 55 का बटे वाला जो 2 घूम के ऊपर ही चला जाएगा वो। तो अब इसको काट लो, केवल आंसर हमारा आ जाएगा। तो 11 से कटा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 1 0, 5 से 20 कट गया 4 बार, तो ऊपर बचा 4 दूनी 8 सेकंड। समय आएगा, इस सवाल का सही आपका आंसर आ रहा था 8 सेकंड। इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही था, क्या आ रहा था, 8 सेकंड। सवाल का आंसर बिल्कुल सही।
बिल्कुल बेसिक तरीके से सीधा सीधा करा है कि दो रेल हैं, जब दो रेल आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो वो अपनी लंबाई ही तय करेंगी, केवल उनकी लंबाई जोड़नी होगी। लंबाई हमेशा जोड़नी होगी, चाहे तो आमने सामने से आ रही हो चाहे एक ही दिशा में जा रही हो, तो लंबाई तो हमेशा ही जुड़ती है, ठीक है। पर चाल ऐसा होता है, अगर आमने सामने से आ रही है तो चाल जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में चल रही है तो चाल को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो चाल को घटा देते हैं। इसमें आमने सामने से थी तो चाल जोड़ दी, 45 और 54 हो गया 99 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मुझे मीटर प्रति सेकंड में लाना था तो ये हुआ 55/2, 5/18 से गुणा करी। समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, कैलकुलेट करा, 8 आ गया, यानी 8 सेकंड में एक दूसरे को वो पार कर जाएंगे आराम से, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार देखिए सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी? कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, बस ये पूछा जा रहा है आपसे। दस वर्ष में हो जाती है दुगनी, कितने टाइम में 16 गुनी हो जाएगी? तो ये ध्यान रखो, चक्रवृद्धि ब्याज के खेल में किस तरीके से काम होता है। जब बात चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो पे ही काम करता है, और एक पर्टिकुलर टाइम में उसका रेशियो सेम चलता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं 10 वर्ष में दुगनी हो गई, यानी 1 से ये 2 हो गई और इसको लगा टाइम 10 वर्ष का, 1 से 2 हो गई, टाइम लगा 10 वर्ष का, तो 1 से 2, तो 2 से जब 4 होगी तो भी ये 10 वर्ष का ही टाइम लेगी, ठीक है। हर दुगने होने पर 10 वर्ष का समय लगेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो। चक्रवृद्धि ब्याज है तो दुगना लगेगा, यानी 1 से 2 10 वर्ष, 2 से 4, 4 से 8 इसमें भी 10 वर्ष, और 8 से 16 इसमें भी 10 वर्ष हो गए भाई। 16 तक ही पूछा है। 1 से 2 यानी दुगना होने में 10 वर्ष, तो 2 से 4 फिर 10 वर्ष, 4 से 8 और 8 से 16, ये 10 वर्ष के अंतराल होंगे। अब जोड़ लो कितना वर्ष हो गया टोटल, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, यानी 40 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। 40 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 40 वर्ष में टोटल 16 गुनी वो हो जाएगी, टोटल 40 वर्ष में हो जाएगी 16 गुनी, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल यही सवाल है, ये सवाल का आंसर आप अपना होमवर्क के लिए करिए। 2 सवाल मैंने दिए हैं आपको जिसका आंसर आपको करना होगा कि कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता तो उसके लिए मिश्र धन का फॉर्मूला हम लगाते, 1-2 सवाल उसके भी आएंगे, 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आते रहेंगे सारी चीजें। मैं बता रहा हूं हर प्रैक्टिस सेट में 2-4 आपके क्लियर होते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट जो होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका आंसर आप होमवर्क में देखिए, कमेंट में आप वीडियो के में 2 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, उन दोनों को आप वीडियो के कमेंट में आंसर कर देना। एक ये है और एक और था। एक लास्ट सवाल हमारा यहां से है, एक लास्ट सवाल है, ये सवाल दे रखा है साइन x + y बराबर कॉस और 3x + y। अब आपसे पूछ रहा है tan 2x + y का मान क्या होगा। एक लास्ट सवाल है हमारा कि tan 2x + y का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज है, साइन और कॉस पता है कब बराबर होते हैं। साइन और कॉस केवल और केवल तब बराबर होंगे जब ये और ये, यानी इन दोनों के जो एंगल हैं, इन दोनों के जो कोण हैं, इनका योग 90 डिग्री होता है हमेशा, जब साइन और कॉस बराबर होंगे, ठीक है। साइन और कॉस केवल कब बराबर होंगे, केवल ये तभी बराबर होंगे जब इनके कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी कि x + y और प्लस 3x + y ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ये केवल तभी पॉसिबल है। x + y और 3x + y, तो यहां से आपको दिख रहा होगा, देखिए एक x + y तो ये है और एक 3x + y ये है, तो टोटल हो गए 4
x प्लस वाई और इनका मान हो गया 90। ठीक है, आप चाहो तो इनको ऐसे भी कर सकते हो भाई, x प्लस वाई और ये 3x प्लस 3y बराबर 90 है। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि 4x प्लस 4y बराबर 90 है। तो 4 अगर बाहर ले दिया जाए तो x प्लस वाई का मान हो गया 90। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 2 बार काटता हूं, क्या 2 दूनी 4 और 2 से 1 कट गया 45 बार, तो 2 और x प्लस वाई का मान हो गया 45। 2 x प्लस वाई का मान हो गया 45। 2 से क्यों काटा है? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 2 और x प्लस वाई है। तो हमें जो आंसर बताना है वो बताना है 10 और ब्रैकेट में है 2x प्लस वाई। तो इसका वैल्यू हम यहां निकाल के लाए हैं कि इसका मान होता है 45। तो ये मान पूछ रहा है हमसे tan 45 डिग्री का, और tan 45 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है? फिक्स वैल्यू है। tan 45 डिग्री का मान होगा 1, tan 45 डिग्रीज का मान होता है 1। ठीक है, तो सवाल का आंसर भी हमारा 1 हो गया। आप लेवल बहुत ज़्यादा परेशान है लेवल से, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लेवल पे आप बिल्कुल भी मत ध्यान दो। अभी मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 5 से 7 कॉन्सेप्ट क्लियर आपके करा रहा हूँ। और रही लेवल की बात, तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ ही कराऊंगा मैं। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर में जो आ रखा है वही तो आएगा आगे भी। अगर प्रीवियस ईयर में इजी है तो इजी है, मॉडरेट है तो मॉडरेट, और हार्ड है तो हार्ड, उसके आधार पे होगा। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए, आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है। तो हम जय हिंद, हमारे साथ यहीं तक।